प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हो, हम अपने 12वें पाठ में कुछ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ का हम जो व्याकरण वाला भाग था उसे कर रहे थे। हमने छठा प्रश्न करना है, सही मुहावरा चुनकर वाक्य पूरे करो। तो मुहावरे का अर्थ मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। हमें सबसे पहले मुहावरे की परिभाषा जाननी है। मुहावरा वो शब्दों का समूह होता है जो अपना शाब्दिक अर्थ न देकर कोई खास अर्थ देता है। जैसे आपने सुना है 9 2 11 होना। देखने में सुनने में तो लगता है कि हम कोई गिनती बता रहे हैं 9 2 11, लेकिन इसका जो अर्थ है भाग जाना के लिए कहा जाता है। तो मुहावरा वो शब्दों का समूह होता है जो अपना शाब्दिक अर्थ न देकर कोई खास अर्थ हमें देता है। तो अब हम अपने मुहावरों को देखते हैं। सही मुहावरा हमें चुनकर वाक्य पूरा करना है। तो हमारा पहला मुहावरा है रंग लाना। रंग लाना का अर्थ होता है प्रभाव दिखाना। दूसरा है दौड़ धूप करना। तो दौड़ धूप करना मतलब भरपूर प्रयास करना, कोशिश करना। उसके बाद आता है जी जान से जुटना। जी जान से जुटना का अर्थ होता है कि हम कहेंगे पूरी तरह से समर्पित होकर काम करना। जी जान से पूरी तरह से समर्पित होकर के काम करना, प्रयास करना। आंखों के आगे अंधेरा छाना, इसका अर्थ होता है कुछ सुनाई न देना। जब किसी को कोई सदमा लग जाता है तो उसे कुछ हम इसी मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया, सदमा लगना कहते हैं। या कुछ सुनाई न देना, ये भी कहा जाता है कुछ सुनाई न देना। आंखें फटी रह जाना, इसका अर्थ है हैरान हो जाना या आश्चर्यचकित रह जाना। आंखें फटी रह जाना का अर्थ होता है हैरान हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना। तो हमने यही किया था कल, और ये हमारा छठा प्रश्न है बच्चों। तो इसे हम करते हैं। प्रश्न है छठा, और इसमें सही मुहावरा हमें चुनना था। मुहावरा दे रखा है, सही मुहावरा चुनना है। चुनकर वाक्य पूरी करो। वाक्य पूरे करो। तो हमारा पहला था इंजीनियरिंग में दाखिला पाने के लिए वह पढ़ाई में जी जान से जुट गया। जी जान से मतलब मैंने बताया पूरी तरह समर्पित होकर के पढ़ना। तो जी जान से जुटना, तो जरा सा मुहावरे में बदलाव आता है। मैंने आपको एक बार बताया था कि वाक्य के अनुसार मुहावरे में बदलाव भी आता है। तो हम इसी बदलाव को लिखेंगे। पहला है क इंजीनियरिंग में दाखिला पाने के लिए वह पढ़ाई में अब मुहावरे में जरा सामने परिवर्तन किया है। जी जान से जुट गया।
जी जान से जुटना था, अब हम लिख रहे हैं जी जान से, जी जान से जुट गया। पूर्ण विराम। तो ये था हमारा मुहावरा, मैंने इसे रेखांकित कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ख अगला है हमारा ख। ख है उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी मेहनत रंग लाई। तो रंग लाना, मुहावरा क्या था? रंग लाना। हम कहेंगे उसकी मेहनत रंग लाना का हमने कर दिया रंग लाई। क्या लिखेंगे? रंग लाई, रंग लाई। और उसे दाखिला मिल गया, और उसे दाखिला मिल गया। पूर्ण विराम। अगला है हमारा ग। मन चाहे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए उसे दौड़ धूप करनी पड़ी। मन चाहे, मन चाहे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए उसे बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ी। दौड़ धूप करनी पड़ी। तो बच्चों इसको नोट कर लें। एक दो और हमारे पास बचे हैं। तो एक चीज आपने इसमें देखा कि हम मुहावरे में वाक्य के अनुसार जरा सा बदलाव कर सकते हैं। ये जैसे ये था, इसी का हम लोग उदाहरण लेते हैं, दौड़ धूप करनी, और यहाँ पे क्या था? दौड़ धूप करना। तो ये इतना बदलाव ये चलता है, मुहावरे में इतना बदलाव किया जाता है। रंग लाना का रंग लाई हमने किया, ये भी सही है। जी जान से जुटना की जगह हमने लिखा जी जान से जुट गया। वाक्य के अनुसार मुहावरे के अंत में ये बदलाव होता है और ये सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं चलता हूँ अपना घ। दो वाक्य और हैं, फिर हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। अगला वाक्य हमारा है घ। उसके कारनामे देखकर, उसके कारनामे देखकर
लोगों की आंखें फटी रह गई। अब मुहावरा है आंखें फटी रह गई। गई तो हमें दिया गया है, तो ये फिर इसमें भी हमने देखा, हमने बदलाव किया है। इसमें बदलाव किया है, इसमें उसके कारनामे देखकर लोगों की आंखें फटी रह गई। तो आंखें फटी रह जाना, हमने वाक्य के अनुसार उसमें क्या बदला है, आंखें फटी रह गई। और हमारा अंतिम वाक्य, बेटे का एक्सीडेंट हो जाने का समाचार। बेटे का एक्सीडेंट दुर्घटना को कहा जाता है, अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश का एक्सीडेंट हो जाने का समाचार सुनकर माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो ये था हमारा मुहावरा, आंखों के आगे अंधेरा, छाना की जगह छा गए। वाक्य के अनुसार हल्का सा बदलाव किया जाए। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न में, अब करने की बारी। अब हमारा अगला प्रश्न है, अब करने की बारी। और इसे हम चर्चा के द्वारा करते हैं, आपको पता है। अब करने की बारी। तो ये हम ऑनलाइन क्लास में कर रहे हैं इसके बारे में कि ओलंपिक खेल विश्व का सबसे बड़ा खेल समारोह है। हमें पता है संसार में सबसे बड़ा जो खेल समारोह होता है वह ओलंपिक खेल होते हैं। इसमें लगभग संसार के सभी देश भाग लेते हैं, लगभग 200 के करीब देश हैं। वे सभी अपने खिलाड़ी किसी खास देश में जहाँ पे इन खेलों का आयोजन होता है वहाँ भेजते हैं। जैसे इस साल ये आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में होना था, लेकिन ये कोविड-19 के कारण, ये जो बीमारी है कोरोना की, इसके कारण से इन खेलों को टाल दिया गया है। अब ये 2021 में होगा, जून 2021 में। तो कभी कभी महामारी के समय में या फिर युद्ध के समय में, विश्व युद्ध के समय भी इसका खेलों को रोक दिया गया था, तो इसका समय बदल दिया जाता है। और ये ओलंपिक खेल जो होते हैं संसार का सबसे बड़ा खेल समारोह होता है। अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो उसमें कुछ ही देश शामिल होते हैं। एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो केवल एशिया के ही जो देश होते हैं उसमें भाग लेते हैं, लेकिन ओलंपिक जो खेल समारोह होता है उसमें पूरा संसार भाग लेता है।
और आपने इसका जो ध्वज देखा है, इसमें 5 जो छल्ले होते हैं, रिंग्स होते हैं, अलग अलग रंग के 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। और यह जो आयोजन होता है काफ़ी बड़ा आयोजन होता है। हम कह भी सकते हैं कि खेलों का ये कुंभ भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको पता करना है। ओलंपिक खेल, हमने ऑनलाइन क्लास में ये काम दे रखा है कि ओलंपिक खेल कहाँ से शुरू हुई, इनका नाम ओलंपिक कब हुआ, कब से शुरू हुई, पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे, और ये हम इसे ऑनलाइन क्लास में चर्चा के द्वारा करेंगे, इसे नोटबुक में करना नहीं। और ये ऑनलाइन में हम कर भी रहे हैं, आपको पता है। भारत ने कब कब किन खेलों में पदक जीते हैं उनकी सूची बनाओ। तो हम ओलंपिक की ही बात कर रहे हैं। ओलंपिक में अब भारत ने शुरू में तो हॉकी में हमने बहुत से पदक जीते हैं, लेकिन अब हम कहेंगे कुश्ती में, तीरंदाजी में और शूटिंग में, इन सब में भी अब भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। और किन किन खिलाड़ियों ने जीते हैं आपको ये पता ही है, टेनिस में भी जीते हैं। तो इन सब का हम ऑनलाइन क्लास में बच्चे खुद ढूंढ के लाते हैं, चर्चा करना है। इसको बहुत बच्चों कॉपी में नहीं करना, ये जो प्रश्न है ये कॉपी में नहीं करना है। तो ग्लेन कनिंघम ने विकलांगता के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। ऐसे ही कुछ अन्य व्यक्ति हैं, जैसे लुई ब्रेल, आपने पढ़ा होगा, इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। हेलर केलर, सुधा चंद्रन, क्रिकेटर चंद्रशेखर, सतीश गुजराल, इन सब के चित्र हमें एकत्र करना है और मालूम करना है, पता करना है कि ये किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया। और हम इसको ऑनलाइन क्लास में चर्चा के नाम से कर रहे हैं, जैसे कि लुई ब्रेल कौन थे, वे कैसे विकलांग हो गए, या फिर उनकी विकलांगता क्या थी। जैसे वह दृष्टिहीन थे, वे देख नहीं सकते थे। आजकल दिव्यांग बोला जाता है, अपंग या विकलांग जो शब्द का प्रयोग कम किया जाता है। तो दिव्यांग हो गए थे, उन्होंने कैसे ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल होता है पढ़ने वाली एक लिपि है, इसको छू करके पढ़ा जाता है। तो दृष्टिहीन होते हैं, उनकी हम कहेंगे जो छूने की शक्ति होती है, टच जो एबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है, और वे छू करके अक्षरों को पहचान जाते हैं, और किन अक्षरों को, खासकर जो बिंदु की तरह उभरे होते हैं। तो ब्रेल ने इसकी की थी। तो बच्चों ये जो होते हैं, ये विकलांग लोगों को जो है ये हमें काफ़ी प्रेरित करते हैं। न केवल विकलांगों को ही प्रेरित करते हैं जो कि सही हैं, सामान्य हैं हम लोगों की तरह, उनको भी ये प्रेरित करते हैं। क्यों प्रेरित करते हैं? क्योंकि मनुष्य, जब हमें पता चलता है कि ये लोग विकलांग होने के बावजूद, जैसे ग्लेन कनिंघम की ही बात ले ली जाए, तो विकलांग होने के बाद भी उसने लगभग हर क्षेत्र में अपना अच्छा, हम कहेंगे उसका योगदान रहा है। न केवल ओलंपिक्स के खेलों में, शिक्षा में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, देश की रक्षा में भी, देश की सेवा की नौसेना में जा कर के। तो वे हर क्षेत्र में भी उन्होंने एक सफल व्यक्ति की तरह काम किया। तो ये ऐसा व्यक्ति जो होते हैं न केवल विकलांगों को प्रेरित कर रहे होते हैं, बल्कि हम सामान्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे होते हैं। विकलांग कैसे प्रेरित हो जाते हैं? वे देखते हैं कि अरे वो तो विकलांग होकर भी उन्होंने हर क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है, तो जब वे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जब हम जो शारीरिक रूप से सही हैं तो उनको भी प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति कर सकता है तो एक सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता। तो ये जितने भी नाम हमने गिनाए हैं अभी, चाहे वो ग्लेन कनिंघम का हो, लुई ब्रेल का हो, हेलन केलर का हो, सुधा चंद्रन का हो, चंद्रशेखर, क्रिकेटर चंद्रशेखर का हो, या सतीश गुजराल का हो, इन्होंने विकलांगता के बावजूद सफलता हासिल की है, तथा ये आज भी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। लोगों को बताना और करके दिखाने में यही अंतर होता है। अगर आप खुद विकलांग हैं, ये विकलांग होते भी इन्होंने ये लाचार नहीं थे, इन्होंने अपने पूरे प्रयास से सफलता हासिल की।
तो आपको क्या करना है, इनके बारे में नेट से पता करना है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-5 लाइन आपको बता सकूँ। और ये हम ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में कर रहे हैं, आपको पता है। तो ये तो आपका होमवर्क है। इसमें कोई भी बच्चों, ये जो इसके जो तीनों प्रश्न हैं, क ख घ, ये केवल चर्चा वाले ही प्रश्न हैं, इसे हमें नोटबुक में नहीं करना। तो ये था हमारा, हम कहेंगे पाठ 12। अब हम चलते हैं अपने नए पाठ की तरफ, पाठ 13, जो कि एक कविता है। लेकिन इससे पहले केवल पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है। ये परीक्षा में नहीं आएगी, लेकिन एक हमें सीख दे के जाएगी, और हमारे पाठ्य पुस्तक में है, ठीक पाठ 13 से पहले है। और जैसा कि इस पे लिखा भी है, केवल पढ़ने के लिए, इसके कोई प्रश्न नहीं है, परीक्षा में भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये हमें सीख देगी। कौन सी सीख देगी, हम अभी पढ़ते हैं तो पता चलेगा। तो मैं कहानी आपके लिए पढ़ता हूं। केवल पढ़ने के लिए। पोशाक का अधिकारी। बहुत समय पहले की बात है, इज़राइल के एक कस्बे में 2 भाई बहन रहते थे, अब्रार और कुलसुम। दोनों में गहरा स्नेह था। अब्रार एक खूबसूरत बांका नौजवान था। कुलसुम भी कम सुंदर नहीं थी। वह सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। उसके बनाए गए विभिन्न डिज़ाइनों के परिधान लोग बहुत पसंद करते थे। कुलसुम की सखियाँ अक्सर उससे अपनी पोशाकों पर तरह तरह के फूलदार डिज़ाइन कढ़वाया करती थी। एक बार कुलसुम ने ऊन से एक बहुत सुंदर पोशाक तैयार की। जिस किसी ने उस पोशाक को देखा, उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सका। कुलसुम की सखियाँ अटकलें लगाने लगी कि कुलसुम ने पोशाक किसके लिए बनाई, अवश्य अपने प्रेमी के लिए बनाई होगी। तो ये कहानी के बारे में है। 2 भाई बहन इज़राइल की बात कर रहे हैं। इज़राइल के एक कस्बे में रहते थे, और भाई भी बहुत सुंदर था, नौजवान था। बहन भी सुंदर थी, लेकिन वह किस चीज़ में गुणी थी, सिलाई कढ़ाई। यहाँ तक कि उसकी जो बनाई डिज़ाइनें लोगों को पसंद आती थी, उसकी सहेलियाँ भी अपने पोशाक में उससे डिज़ाइन बनवाती थी। तो एक बार कुलसुम ने एक बहुत सुंदर पोशाक तैयार की, और तो लोगों ने सोचा, खासकर उसकी सहेलियों ने सोचा कि अपने प्रेमी के लिए बनाई होगी। इतना सुंदर कोई अगर बना रहा है तो किसी अपने खास के लिए बनाई होगी। तो कुलसुम जब अपनी सहेली नरगिस के घर गई, तो क्या हुआ, कुलसुम अपने सहेली नरगिस के घर गई तो उसके पिता ने वह पोशाक देखकर बोले, बेटी तुम इस पोशाक को अवश्य ही किसी बड़े योग्य व्यक्ति को देना, ताकि तुम्हारी कला की लोग पहचान सके, तुम्हारी कला को लोग पहचान सके। तो जो नरगिस के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि आप एक जो पोशाक है किसी बड़े व्यक्ति को भेंट देना, कि जब वो पहनेगा तो उसके साथ तुम्हारे पोशाक का भी नाम होगा। आपको पता है बड़े लोग जो होते हैं उनके ड्रेस डिज़ाइनर भी फेमस हो जाते हैं। तो यही बात वे बताना चाहते थे। तो कुलसुम ने भी वही किया। कुलसुम ने सोचा कि सम्राट से बड़ा और योग्य व्यक्ति कौन होगा। यह सोचकर वह लंबा सफ़र तय कर सम्राट के दरबार में पहुंची। उसने अपनी भेंट सम्राट के सामने रखी। सम्राट बोले, वाह, तुम्हारी भेंट सचमुच नायाब है, किंतु हमारे पास तो बहुत सी पोशाकें हैं। अच्छा हो यदि तुम किसी और प्रसिद्ध व्यक्ति को भेंट करो। तो सम्राट के पास गई तो सम्राट ने कहा, तुम्हारी भेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो सम्राट हूँ, मेरे पास पोशाकों की कमी नहीं। तुम किसी और प्रसिद्ध व्यक्ति को दो जो कि इसका प्रयोग भी कर सके, पहन भी सके। कुलसुम वहाँ से सोचती हुई चल पड़ी, और प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हो सकता है? मुख्य न्यायाधीश, हाँ यह ठीक है। वह मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंची और अपनी भेंट दिखाई। मुख्य न्यायाधीश ने भी पोशाक को बड़ी प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए बोले, बेटी मेरी तो एक ही निश्चित पोशाक है, मैं केवल वही पहनता हूँ, और तुम ये किसी सही और महत्वपूर्ण व्यक्ति को देना। तो न्यायाधीश ने भी यही बताया कि भाई मेरा तो एक ही पोशाक होता है जब मैं न्याय करता हूँ,
मुझे ये पहनने का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो कि महत्वपूर्ण हो। फिर कुलसुम सोचने लगी। वे महात्मा जोशुआ के पास गई और उसने कहा कि यही सबसे सही व्यक्ति हो सकते हैं, मैं यह पोशाक उन्हें ही भेंट करूंगी। कुलसुम महात्मा जोशुआ के पास पहुंची और उसने अपनी भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना की। तो महात्मा के पास पहुंची जोशुआ काफ़ी प्रसिद्ध महात्मा थे, तो उन्होंने क्या कहा, पोशाक देखकर महात्मा जोशुआ बड़ी स्नेहपूर्ण वाणी में बोले, बेटी मुझे यह पोशाक की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ जो इसे पहनने के लिए सबसे सही और योग्य अधिकारी है, आओ मेरे साथ। उसने कहा, महात्मा हूँ, मेरे को पोशाक की तो कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाता हूँ जो इसके लायक है। जोशुआ कुलसुम को लेकर बाहर आए, दूर पहाड़ी को संकेत करते हुए बोले, बेटी वह देखो, उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा सैनिक जो देश की सीमा की रक्षा कर रहा है, जो शरीर को जमा देने वाली ठंडी रातों में जाकर सीमा की रक्षा करने के लिए तनकर खड़ा रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, उस वीर को जाकर यह पोशाक भेंट करो। तो उसने एक सैनिक को दिखाया कि देखो वह कितनी मेहनत कर रहा है, ठंडी हवाओं में रात भर जागकर देश की रक्षा कर रहा है। कुलसुम महात्मा को प्रणाम कर पहाड़ी की चोटी की ओर चल दी। जब वो सैनिक के पास पहुंची तो उसे देखकर बड़ी खुशी से उसकी आंखें फटी रह गई। वह वीर जवान कोई और नहीं, उसका प्यारा भाई अबरार था। कुलसुम ने बड़े गर्व से वह पोशाक अपने वीर भाई को भेंट की। भाई ने बहन का माथा चूम लिया। उस दिन से इजराइल में परंपरा बन गई कि सर्दियों में इजराइल की महिलाएं सैनिक भाइयों के लिए ऊनी पोशाक तैयार करके उन्हें भेंट करती। तो बच्चों, वो पोशाक का अधिकारी उनका भाई ही निकलता है, क्योंकि वो सैनिक होता है। किसी भी देश के लिए सैनिक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और यही इसका संदेश था। इस जो कहानी का मुख्य संदेश यही था कि न्यायाधीश हो, चाहे कोई महात्मा हो या सम्राट हो, उन सबसे बड़ा जो होता है वो सैनिक होता है, और जो कि अपनी परिवार से दूर रह करके मौसम का सामना करता है और अपने देश के लिए अपने जान को भी देने के लिए तैयार रहता है। तो ये परंपरा बन गई। अब हर सर्दियों में इजराइल की जो महिलाएं हैं वे अपने हाथ से गर्म कपड़े बनाकर, पोशाक बनाकर सैनिकों को देती चली आई। तो ये रिवाज कैसे बनी? कुलसुम द्वारा बनाई गई। हमारे देश में भी एक परंपरा चली आ रही है, आपको याद होगा। रक्षाबंधन में भारत के हर जिले से राखियाँ से हम कहेंगे सीमा पर भेजी जाती, यहाँ तक कि उसमें स्कूल के बच्चों का भी योगदान होता है। बच्चे अपने हाथ से बना करके राखियाँ जमा करते हैं और हर ज़िले में इसे डीएम को सौंपा जाता है और सेना की मदद से इसे सीमा पे पहुंचाया जाता है। चाहे वो बीएसएफ के जवान उसको बांधते हैं या हमारे भारतीय सेना के जवान इसे पहनते हैं। तो इसका ऐसा इंतज़ाम किया जाता है कि रक्षाबंधन से पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और न केवल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां या लड़के जो रक्षाबंधन के लिए राखी बनाते हैं तथा उसको सेना को सौंपा जाता है, और सेना का ये काम होता है कि उसे रक्षाबंधन तक उसे सीमा पर, बॉर्डर पे जो है, हमारा बॉर्डर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ है और चीन के साथ, तो वहाँ पे जो जवान होते हैं उन तक पहुँचाया जाता है। और रक्षाबंधन के दिन वे अपने हाथ पे, कलाई पे यह राखी बांधते हैं। तो ये भी एक परंपरा नई बनी है, आपने भी इसमें भाग लिया है। हमारे शहर से भी, वाराणसी से भी राखियाँ जाती है। स्कूल के बच्चे उसमें योगदान देते हैं, कॉलेज के बच्चे भी देते हैं, बीएचयू से भी जाया जाता है। तो एक ऐसी परंपरा होनी चाहिए, खासकर देश के सैनिकों के लिए जो अपना सब कुछ लुटा करके देश के लिए अपना जान देने के लिए
हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये था हमारी कहानी से सीख मिलने का, पोशाक का अधिकारी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।